हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक, अब इस इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना क्या है? एलसीएम ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर उसके बाद में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये सब आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता दिया गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम शॉर्ट में देख लेते हैं। कहने का मतलब नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब यदि किसी संख्या के केवल दो फैक्टर हैं, केवल दो गुणनखंड हैं, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वो दोनों गुणनखंड कौन कौन से होने चाहिए? एक होना चाहिए और वो संख्या स्वयं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया 1 एंड इटसेल्फ। ठीक, यानी एक और दूसरी क्या होनी चाहिए? वो संख्या स्वयं होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर क्या है, तो आप बता दीजिए यदि किसी संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या यदि किसी संख्या केवल दो संख्याओं से विभाजित हो, एक तो एक से हो और दूसरा स्वयं से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जांपल में जैसे आपको पता है 2 क्या है? तो ये प्राइम नंबर है। 3 भी अभाज्य संख्या है। 5, 7, ऐसे 11, 13, ऐसे कई सारी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, देखिए 11 किससे कटेगा? 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। 13 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ऐसे कई सारे आप अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होता है। तो नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यदि किसी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या आप ऐसे बता दीजिएगा यदि किसी कोई संख्या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जा रही है तो उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, जैसे 6। अब बताइए 6 किससे किससे कर सकता है? 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 से होगा फैक्टर, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक, तो ये कंपोजिट नंबर है। 6 यहाँ पर एक भाज्य संख्या है। 12 की बात करें, 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ठीक, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं कि कौन सा कंपोजिट होगा, कौन सा प्राइम होगा। ठीक, अब आपको एक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक चीज बताया गया था कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। एक जो है वो ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये कैसे? तो यहाँ पे आपको बताया गया था अभाज्य संख्या होने के लिए क्या फैक्टर होना चाहिए? 2 फैक्टर। और भाज्य संख्या होने के लिए कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 से अधिक फैक्टर। जबकि एक में कितने फैक्टर है? एक के केवल एक ही फैक्टर है, वो है 1। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए 1 को ना तो प्राइम कहा जाता है, ना ही एक अभाज्य है और ना ही एक भाज्य है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है, यानी गणित की, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, अब देखिए जिसे अंकगणित फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये बहुत ही बढ़िया थ्योरम है। ठीक, इसको थ्योरम आप कह सकते हैं 1.2 थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम जो भी हो थ्योरम देख लीजिए कौन से नंबर का थ्योरम है किताब में। तो यहाँ पे एक प्रमेय है और इस प्रमेय को ध्यान रखिएगा। जिसे ये प्रमेय जो है आप कैसे बताएंगे, तो देखिए क्या लिखा है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के क्रम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, मतलब समझिए कि चाहे जो भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक, और ये गुणनफल जो है उनके क्रम पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब समझिए कि जैसे मान लेते हैं एक संख्या 21 है। अब बताइए 21 भाज्य संख्या है ना? हाँ, भाज्य संख्या है, क्योंकि 21 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। तो इसके 4 फैक्टर होंगे, इसीलिए ये भाज्य संख्या होगा। तो देखिए इसका हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है इसका। तो बताइए 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा?
21 को ऐसी संख्या में तोड़िए कि वो दोनों अभाज्य रहें। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो यही तो कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, ये चीज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे 28 की बात करें, 28। अब 28 पे आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर आप लोग पिछले क्लासों में कैसे निकालते थे, मान लेते हैं यहाँ 28 लिखें, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 बचेगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, इसको देखिए, यहाँ पे 2 इंटू में 2 इंटू में 7, तो यहाँ पे देखिए बेस अगर सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में 7। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 28 एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं 210 है। ठीक, 210। अब 210 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे पहले लिखिए 210। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमको इतना मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बार 3 से ले जाते हैं, तो देखिए, तो 3 3 जा कितना होगा 9 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, यहाँ पे हमको मिल गया। फिर 5 से ले जाते हैं। ठीक, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। फिर 7 से ले जाते हैं तो 7 1 जा 7। ठीक, तो अगर यहाँ पे इसका 210 के प्राइम फैक्टर हम निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में 7। ठीक, तो यानी इसका अभाज्य गुणनफल अगर हम निकालेंगे तो हमको इस तरीके से मिलेगा। अब बताइए 210 क्या था, 210 एक भाज्य संख्या था, लेकिन उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या किए, तोड़ दिए। ठीक, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ दिए। ऐसे देखिए, ऐसे एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं अगला एग्जांपल, चौथा एग्जांपल मान लेते हैं 32,760। अब बताइए एक भाज्य संख्या है, अब इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से, अब यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर अगर हम करें तो देखिए प्राइम फैक्टर किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, या कहीं पे इधर किनारे क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 से पहले हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, फिर यहाँ पे 3, फिर उसके बाद में यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ 0। फिर 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 9 बार लेके जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पे 2 5 जा 10, यहाँ पे हमको इतना मिल जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करते हैं इसमें, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बार हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 5, फिर उसके बाद में फिर 3 से ले जाते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसमें इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा। ठीक, तो अगर इसका हम प्राइम फैक्टर यहाँ से निकालें इस तरीके से, देखिए, तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड हमको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो हमने यहाँ तक देख लिया। फिर आगे इसके आगे देखिए क्या करना है, और लिखा है यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के क्रम पर निर्भर नहीं करता। ठीक, तो देखिए यहाँ बताइए 210, यहाँ पे 210 जो है ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्रम पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है
2 3 5 7। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू में 5। ठीक, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 2। ठीक, तो यहाँ पे ये जो फैक्टराइजेशन है, जो यहाँ पे गुणनखंड आपकी है, ठीक, ये गुणनखंड जो है अभाज्य संख्याओं की क्रम पर निर्भर नहीं करता, ठीक, ऑर्डर पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या किया जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा कि गुणनफल के रूप में या गुणनफल की घातों के रूप में। ठीक, इसका मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे 2 दो बार आया था, ठीक, तो 2 के पावर को ऐड कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 का पावर 2 या 7 के पावर 1। तो यहाँ पे क्या है, ये गुणनफल की घातें हैं। ठीक, गुणनफल की घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 जो 3 बार आया है, तो इसको हम 2 के पावर 3 इंटू में 3 दो बार आया है, 3 के पावर 2 इंटू में 5 के पावर 1 इंटू में 7 इंटू में 13 के पावर 1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए है क्या, अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, तो ये चीज आप इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करें कि किसने दिया, तो ये सबसे पहले तो आपको ये जो यूक्लिड है, ठीक, यूक्लिड की जो पुस्तक है एलिमेंट्स, उसमें सबसे पहले ये आपको मिलेगा। लेकिन इसका जो स्टेटमेंट जो है, लेकिन इसको जो सही तरीके से प्रूव किया गया है वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा। ठीक, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा, ठीक, इनके द्वारा क्या है, सही तरीके से इस थ्योरम को प्रूव किया गया है। और ये जो गॉस जो है, ठीक, ये उस समय के कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे क्या है मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। इनका नाम जो है जैसे यूक्लिड हो गए, फिर उसके बाद में न्यूटन हो गए, आर्किमिडीज हो गए, इन सभी के नामों में, इन सभी के नामों के साथ लिया जाता था। ठीक, या इन्हें कह सकते हैं कि ये प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के राजकुमार भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका स्टेटमेंट जो है, इसके जो प्रूफ जो दिया गया है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि हाँ ये किस तरीके से होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, या इसका मतलब क्या होगा। अब आगे देखिए, जैसे एक स्टेटमेंट ये भी कहता है कि अगर मान लेते हैं x कोई भाज्य संख्या है, ठीक, x कोई भाज्य संख्या है और उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे डैश Pn क्या है, उसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर P1 इंटू में P2 इंटू में P3, फिर ऐसे में P4 P5 ऐसे डैश Pn। ठीक, यहाँ पर कि मतलब समझिए कि अगर मान लेते हैं कोई भाज्य संख्या x है और उसके अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 डैश ऐसे Pn कई सारे अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर, तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ठीक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक से। अब आगे देखिए इसमें कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे ऑर्डर पर तो निर्भर नहीं करता, ये चाहे आप 210 यानी 210 का अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आया था, तो उसको चाहे जैसे लिखिए। ठीक, एक यूनिक मेथड यानी अद्वितीय विधि से क्या है, हम उसको लिख सकते हैं। अब आगे देखिए कि जैसे यहाँ पे आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कहने का मतलब ये, इसका स्टेटमेंट क्या है कि P1 is less than or equal to P2 is less than or equal to P3 dash is less than or equal to Pn। इसका मतलब ये है, मतलब देखिए कि P1 जो है वो P2 से छोटा होना चाहिए, P2 जो है वो P3 से छोटा होना चाहिए, और ऐसे ही Pn जो है सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो यानी आपको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक, आरोही क्रम में लिखना है, यानी अभाज्य संख्याओं के संख्याएं जो हैं, उन जो फैक्टर हैं उनको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, कि
पहले 2 फिर से 3 फिर 7 फिर नहीं 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 इस तरीके से लिखना है। अगर आप दूसरे तरीके से भी लिख रहे हैं तो गलत नहीं है, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक क्या होगा। अब आगे हम देखते हैं ठीक कि उस प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4n के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या स्मॉल n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। ठीक, ये कह रहा है कि इसमें 4 के पावर n पर विचार करना है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, फिर उसके बाद में कह रहा है जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में बात करें, हमको क्या कह रहा है 4 के पावर n पर विचार करने के लिए कह रहा है। ठीक, और n क्या है, n यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। तो अगर n प्राकृतिक संख्या है तो इसका मान क्या क्या रख सकते हैं, n बराबर हम रख सकते हैं 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं ये सब हैं। ठीक, और हम इस तरीके से 5 6 7 इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं को ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए चलिए n बराबर 1 रखते हैं इसमें। तो n बराबर 1 रखेंगे कितना मिल जाएगा 4 के पावर 1। अब देखिए 4 के पावर n क्या कर रहा है कि जिसके लिए 4 के पावर अंक शून्य पर समाप्त हो। शून्य पर समाप्त होने का मतलब कि इकाई का अंक शून्य हो। ध्यान से समझिए, जैसे हम कह रहे हैं कि एक संख्या है जो शून्य पर समाप्त हो रही है। ठीक, तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक शून्य पर समाप्त होने की ये बात कर रहा है। अब देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे बताइए इकाई का अंक कितना है, 4 ही है, 4 ही है। ठीक, अब n बराबर 2 रखिए, n बराबर 2 रखने पर तो कितना मिलेगा 4 के पावर 2, और 4 के पावर 2 की वैल्यू 16, और 16 में इकाई का अंक कितना 6। n बराबर 3 रख दीजिए, n बराबर 3, तो n बराबर 3 यहाँ रखेंगे तो 4 के पावर 3 की वैल्यू कितनी 4 चौक 16 चौक के 64, 64 में इकाई का अंक कितना होगा 4। n बराबर 4 रख दीजिए, n बराबर 4 रखने पर ठीक n बराबर 4 रख देते हैं तो 4 के पावर 4, और 4 के पावर 4 का मतलब 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 का 4 बार, तो 4 चौक 16 चौक के 64 चौक के 256, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 256। 256 में इकाई का अंक कितना है 6 है। आगे देखिए ऐसे 4 के पावर मान लेते हैं, अगर ऐसे हम 5 कर दें तो इसका मतलब 4 का कितनी बार गुणा है, तो 4 का इसमें 5 बार गुणा है। ठीक, 5 बार गुणा है तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, इसका गुणनफल आ जाएगा 1024, और 1024 में इकाई का अंक कितना 4। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब हमने n बराबर 1 रखा, ठीक, जब हमने n बराबर 1 रखा, ठीक, n बराबर 1 रखा तो इकाई का अंक कितना मिला 4। n बराबर 2 रखा, इकाई का अंक कितना मिला 6। n बराबर 3 रखा, इकाई का अंक 4। n बराबर 4 रखा, इकाई का अंक 6। n बराबर 5 रखा, इकाई का अंक 4। मतलब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जब हम विषम संख्याएं रख रहे हैं तो इकाई का अंक हमको 4 मिल रहा है, और जब हम सम संख्याएं 2 जैसे 4 हो गया तो हमको इकाई का अंक 6 मिल रहा है। ठीक, अब बताइए कभी 0 पे समाप्त होगा, इसका इकाई का अंक 0 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। 4 के पावर n है, और अगर n प्राकृतिक संख्या है तो n की चाहे जो वैल्यू रख लीजिए इकाई का अंक या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक, समझिए इसको। अब बताइए 4 कब आएगा, 4 तभी आएगा जब इकाई का अंक क्या है ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं रखें, 1 रखें, 3 रखें, फिर उसके बाद 5 रखें। 6 कब आएगा, 6 तब आएगा जब आप सम संख्याएं रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे। तो आप यहाँ पे इसका आंसर बता दीजिएगा
कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त हो। तो n का ऐसा कोई मान नहीं है, ठीक, n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पे समाप्त हो। क्यों? क्योंकि 4 के पावर n पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो शून्य नहीं आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो इसका मतलब ये गलत पूछा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है, ठीक, ये चीज n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है। अगर मान लेते हैं आप भूल जा रहे हैं, देखिए अगर मान लेते हैं 4 के पावर 155 कर लीजिए, बताइए 4 के पावर विषम संख्या है। अब मान लेते हैं 155 आपको नहीं याद है, तो याद करने का तरीका बता रहे हैं। जब 155 क्या है, विषम है, तो एक भी तो विषम है, तो जब विषम संख्या है तो उसको एक समझ लीजिए। अब बताइए इकाई का अंक कितना है, 4। अब मान लेते हैं 4 के पावर जैसे 1024 है। अब 1024 है तो बताइए यहाँ पे क्या है, 1024 तो सम संख्या है ना, और अगर सम है तो उसको 2 समझ लीजिए। तो यहाँ पे 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना, 16, तो 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक, कुछ भी कर लीजिए, इकाई का अंक या तो क्या आएगा, 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक। तो यही चीज आप समझिएगा। अगर भूल जाइएगा तो अगर विषम रहेगा तो विषम को 1 मान लीजिएगा, अगर सम दिया है तो सम को 2 मान लीजिएगा, फिर वहां पे इकाई का अंक देख लीजिएगा, ठीक, ये चीज। तो इस क्वेश्चन में यही कहा था। इसको आप एक और मेथड से लगा सकते हैं, एक और तरीके से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 की पावर n शून्य पे समाप्त हो, ठीक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अब 120 क्या है, यहाँ पे अगर देखिए तो ये शून्य पर जाकर के एंड हो जाता है, मतलब इकाई का अंक 0 है। अब बताइए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 into 10, मतलब ये अगर एक 0 है तो उसमें एक 10 छुपा हुआ है, 2 0 है तो उसमें 2 10 का गुणनफल छुपा हुआ है, ठीक। तो बताइए 10 शून्य, अगर इकाई का अंक शून्य है तो निश्चित है उसमें 10 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक 10 कैसे बनाया जा सकता है, 10 कैसे, शून्य कैसे बना सकते हैं, 10 कैसे बनता है। तो आप आंसर बताएंगे कि 2 into 5 यानी 2 गुणे 5 से मिलकर के 10 बनता है, यानी एक 0 बनता है। एक 0 कैसे बनेगा, 2 गुणे 5, यानी अगर आपको एक 0 लाना है तो आपके पास एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, ठीक। अब आगे देखिए इसमें, जैसे ये भी हो सकता है 4 और 5 है, लेकिन आपको मिनिमम नंबर देखना है, मिनिमम फैक्टर, छोटा से छोटा उसका, ठीक। अब देखिए जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास, देखिए ध्यान से, अगर आपके पास 2 जो है वो 2 है और 5 जो है वो एक ही है, तो बताइए कितने 0 बनेंगे, कितने 0 बन सकते हैं गुणनफल के रूप में। देखिए एक ही 0 बनेगा, ठीक, एक ही 0 बनेगा। यहाँ पर 2 पंचे 10 और 10 गुना कितना होगा, 20, तो यहाँ पे एक ही 0 बन सकता है, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पहले ये समझिए कि लास्ट में अगर किसी के 0 आने का मतलब क्या है, 0 10 किससे बनता है, 10 2 और 5 से मिलकर बनता है, ठीक। अगर 2 और 5 से मिलकर के बनता है तो यहाँ पे देखिए क्या ये जो 5 से कट जाएगा, आगे इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 के पावर n को आप ऐसे लिख दीजिए, 4 के पावर n को आप क्या करिए, ऐसे लिख दीजिए, 2 into में 2 और इसके पावर n, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पावर n। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 के पावर हो जाएगा 2n, 2 के पावर हो जाएगा 2n। अब बताइए इस 4 का, ठीक, इस 4 के अगर देखें तो इसमें अभाज्य गुणनखंड अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो प्राइम फैक्टर कितना है, केवल 2 है, ठीक। यानी इसका केवल अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है। और जबकि अगर कोई चीज शून्य पे 4 के पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो अगर शून्य पर समाप्त हो रहा है तो इसका मतलब कोई चीज अगर शून्य पे समाप्त हो रही है तो क्या होना चाहिए, उसको 5 से कटना चाहिए, ठीक, 5 से कटना चाहिए, या 5 से अब यहाँ पे 5 है नहीं तो 5 से कैसे कटेगा, ठीक, 5 है नहीं यहाँ पर तो 5 से कैसे कटेगा, तो इसीलिए n का कोई मान संभव नहीं है। फिर से समझिए कि 4 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 into 2 के पावर n, इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया, पावर में n कर दिए, तो ये हो गया 2 के पावर 2n, ठीक, ये चीज।
अब देखिए बताइए क्या कह रहा है, शून्य पे समाप्त हो रहा है। तो अगर कोई भी चीज शून्य पे समाप्त होगी तो उसको 5 से कटना चाहिए, जबकि इसमें केवल 2 है। ठीक, तो इसमें केवल 2 है, इसीलिए 5 से नहीं कटेगा। अगर 5 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे n के कोई वैल्यू संभव नहीं है। या आप ऐसे समझिए, बताइए 10 कैसे बनाया जा सकता है। 10 तभी बन सकता है जब 2 और 5 हो, 1 2 और 1 5 हो। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो अगर 5 नहीं है तो ये शून्य पे कभी समाप्त नहीं होगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास 15 2 है और 4 5 है, तो बताइए कितने 10 बनाए जा सकते हैं? 4 10 बनाए जा सकते हैं। ठीक, 4 10। तो ये चीज आप समझिएगा, जो कम रहेगा उतने ही 0 बनाए जा सकते हैं, 10 बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप आंसर क्या बताएंगे कि स्मॉल n का कोई वैल्यू संभव नहीं है। ठीक, आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। आगे देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या होता है। ठीक, तो पहले एलसीएम का मतलब समझिए। एलसीएम का मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, एलसीएम का मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए आगे इसमें समझते हैं कि जैसे देखिए मान लेते हैं 12 है 16 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, तो पहले मल्टीपल देखते हैं कि मल्टीपल क्या होगा। तो 12 का मल्टीपल यानी गुणज। ठीक, गुणज। तो यहाँ पे 12 के गुणज क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे 12 ये हो जाएगा 24 36 48 60 इस तरीके से। अब देखते हैं इसमें 16 के गुणज क्या क्या होगा। ठीक, तो 16 के गुणज इसमें 16 ये हो जाएगा 48 16 32 फिर ये हो जाएगा 48 फिर यहाँ पे हो जाएगा 64 फिर 80 इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे गुणज क्या होगा। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है। तो अगर देखिए यहाँ पे कॉमन आपको क्या मिलेगा, 48 कॉमन मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आगे ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 72 मिलेगा, 84 मिलेगा, 96 इस तरीके से मिलता जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे 96 आपको मिलता जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल में पहले मल्टीपल समझते हैं गुणज क्या होता है। तो 12 के अगर गुणज की बात करें तो मतलब 12 की पहाड़े जो होंगे वही उसके गुणज होंगे। यानी 12 24 36 48 60 72 84 96 ऐसे चलता जाएगा। 16 के गुणज क्या होगा, 16 32 48 64 80 96। ये हो गया मल्टीपल का मतलब। ठीक, अब देखिए कॉमन का मतलब। कॉमन देखते हैं क्या है कॉमन। ठीक, तो इसमें अगर कॉमन की बात करें तो देखिए कॉमन क्या है, 48 है और फिर उसके बाद में 96 कॉमन है दोनों में और 48 कॉमन है। ऐसे इस तरीके से आगे भी आपको मिलता जाएगा। अब बताइए इन कॉमन मल्टीपल में बताइए 48 हो गया 96 हो गया, ऐसे और भी मिलेंगे। तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन होगा। ठीक, लीस्ट मतलब सबसे छोटा कौन होगा, 48। ठीक, 48। तो यहाँ पे एलसीएम जो होगा इसका वो हमको कितना मिल जाएगा, 48। ठीक, एलसीएम क्या मिल जाएगा हमको, 48। तो यहाँ पे आप समझ गए कि एलसीएम क्या होता है। यानी अगर आपको डिफिनेशन बताना है एलसीएम का तो आप बता सकते हैं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एलसीएम। अब आगे हम इसी में देखते हैं एलसीएम हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें कैसे एलसीएम हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला एलसीएम फाइंड करने का जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और यही यहाँ पे आपको देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मान लेते हैं 12 यहाँ लिख ले रहे हैं 12 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। फिर हो जाएगा 2 इंटू में 2
इंटू में 3। ठीक, अगर अभाज्य गुणनखंड 12 की बात करें तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम 16 की बात करते हैं। ठीक, 16 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हमको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखिए, पहले यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू में 3। ठीक, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ये अब देखिए 2 के पावर 2 और 2 के पावर, पहले इन दोनों में देख लीजिए सेम कौन है, तो यहाँ पे 2 जो है दोनों में मिल रहा है, तो बताइए 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4 में मैक्सिमम कौन है, तो 2 के पावर 4 मैक्सिमम है। ठीक, 2 के पावर 4 जो है वो मैक्सिमम है। फिर बताइए यहाँ पे क्या बचा है, जो बचा है उसको लिख दीजिए। ठीक, जो ना मिले उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3, तो 2 के पावर 4 का मतलब होगा 16 इंटू में 3, यानी 8 कितना जाएगा 48। ठीक, यानी एलसीएम हमको कितना मिल जाएगा 48। ठीक, ये चीज तो प्राइम फैक्टर बेस से क्या करेंगे आप एलसीएम निकालते समय, देखिए इसका नाम क्या है, एलसीएम का नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब आप यहाँ से दोनों को मिलाएंगे, जैसे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 4, तो लीस्ट नहीं हाईएस्ट वाला आपको पहले लिखना है। तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4 में हाईएस्ट पावर किसकी है, इस वाले की, तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 4। फिर बाकी जो बचे हैं उसको लिखना है। भाई उसको क्यों लिखना है, क्योंकि इसके बगल में क्या लिख सकते हैं आप 3 के पावर 0 और इन यहाँ पे पावर 1 है, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 3, तो आपको ये समझ में आया। ठीक, तो पहला जो हो जाएगा वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, पहला मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यही मेथड यहाँ पर आपको सीखना है कि प्राइम फैक्टर जिससे क्या करेंगे आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं, जैसे एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालना है। जैसे अगर मान लेते हैं हमें एक और एलसीएम अगर निकालने के लिए कहते कि 6 और 20 का, ठीक 6 और 20 का निकालिए, तो देखते हैं 6 और 20 का क्या होगा। 6 और 20 का एलसीएम हमें प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है। ठीक, तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 गुणे में हो जाएगा 3 ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद 20 में 2 दूना 4 पंचे 20, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं आप। ठीक, 2 के पावर 2, तो देखिए तो आप कैसे समझेंगे पहले समझिए, बताइए 2 के पावर 1 एलसीएम लीस्ट है लेकिन हाईएस्ट वाला लेंगे, तो बताइए 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में हाईएस्ट कौन, 2 के पावर 2, ये पावर इसका ज्यादा है। अब बताइए यहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है ठीक उसको आप ऐसे उतार दीजिए, ऐसे उतार दीजिए। तो यहाँ पे 3 इंटू में 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू में 3 इंटू में 5, यानी 4 3 12 पंचे 7, इस तरीके से। ठीक, तो समझिए यहाँ 3 और 5 को क्यों ले लिया गया है, क्योंकि यहाँ 3 के पावर 0 ले सकते हैं, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 में अधिकतम 3 के पावर 1, यहाँ 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, 5 के पावर 0 वैल्यू कितना 1, इन दोनों में अधिकतम ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो आप समझिएगा कैसे हम निकालेंगे। अब आगे देखिए कई सारे मेथड हैं कि एलसीएम निकालने के, लेकिन जो हमें पढ़ना है यहाँ पर वो यही वाला मेथड पढ़ना है, इसीलिए आगे आपको नहीं बताया जा रहा है इसमें। अब आगे हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं, पहले देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपको एक बार बताया गया था, ठीक, तो आप उस वाले नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हम इसका पहला मेथड पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें देखिए पहला जैसे मान लेते हैं हमें 12 और 16 का निकालना है,
तो 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, अब यहाँ कितना हो जाएगा 12। 16 की अगर बात करें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, तो एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब मासापा, मासापा का मतलब जो दोनों में मिले। ठीक, जो दोनों में मिल रहा है फैक्टर वही हमारा एचसीएफ होगा। तो बताइए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? ठीक, एचसीएफ कितना होगा 2 × 2 यानी 4। ठीक, महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 4। या देखिए इसको और भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पावर आप जोड़ लेंगे तो 2 के पावर 2 × में 3, और फिर यहाँ पे 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। ठीक, देखिए अब एचसीएफ निकालते समय आपको ध्यान क्या रखना है, ये हाईएस्ट है तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4 में कौन सा मिनिमम वाला है, मिनिमम कौन है ये लिखना है आपको। पहले देखिए क्या कुछ कॉमन है, तो देखिए 2 कॉमन है, तो 2 के कौन सा पावर मिनिमम है, तो 2 का ये वाला पावर मिनिमम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 4। अब देखिए अब एचसीएफ में इस 3 को बाकी बचे हुए को नहीं लिखेंगे। ठीक, बाकी बचे हुए को नहीं लिखते हैं क्योंकि मासापा मतलब महत्तम समापवर्तक और मां मतलब महत्तम समापवर्तक, मां मतलब जो दोनों में मिलेगा वही हमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 इसमें थे और 2 2 इसमें मिल रहे थे, तो 2 दूना 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, ये चीज आगे इसमें एक और एग्जांपल में एचसीएफ में बात करते हैं। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है उसको देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमें इसका एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का। ठीक, अभी हम इसके पहले देखे थे 6 और 20 का एचसीएफ मान लेते हैं निकालना है, 6 और 20 का, 6 और 20 का। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे में 3, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंचे 20। बताइए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसमें क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। बताइए और कुछ मिल रहा है इन दोनों में, कुछ नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ तो हो जाएगा। ठीक, एचसीएफ तो हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ में ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको आप और दूसरे तरीके से पावर वाले से कैसे समझाएंगे बता दीजिएगा। 6 बराबर 2 × 3 होगा और 20 इक्वल टू जो होगा 2 × में 2 × में 5। इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2। अब बताइए इसमें और इसमें हाईएस्ट का मतलब यहाँ पे मिनिमम पावर लेना है, तो मिनिमम पावर किसका है 2 के पावर 1 का। ठीक, और फिर बगल वाले नहीं आएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा हाई एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं मतलब 6 और 20 दोनों विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप जैसे मान लीजिए 3 और 5 ले लेंगे इसमें, तो 2 3 6 5 30। अब 30 से क्या 6 20 और 6 कट जाएगा, नहीं कटेगा। आप तुरंत समझ जाइए गलत हो गया। तो इसीलिए यहाँ समझिए कि 2 एचसीएफ है क्योंकि 2 से 20 और 6 डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मतलब दो संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। ठीक, चलिए देखिए समझिए। मान लेते जैसे 12 की हम बात करें, ठीक, और 16 की हम बात कर रहे हैं, तो 12 का एलसीएम क्या होगा, पहले हम ये निकालेंगे, तो 2 दूना 4 या 12। फिर 16 में क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें, एलसीएम 12 और 16 पे कितना आएगा, तो देखिए ध्यान से एलसीएम में बताया गया था यहाँ 2 के पावर 2 लिखा है, यहाँ 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4 में मैक्सिमम लीस्ट है लेकिन मैक्सिमम पावर नहीं है, 2 के पावर 4 हो गया। फिर देखिए जो मिलता है उसको तो लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको उतार देते हैं एलसीएम में, तो 3 बचा है तो 3 को उतार देते हैं, तो 16 इसका मतलब 16 या 48। ठीक, 48 यहाँ पे हमको मिलेगा। अब चलिए एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, इसमें 2 2 है,
और इसमें भी 2 2 है। ठीक, तो यहाँ पे HCl कितना हो जाएगा 4, HCl कितना हो गया 4। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें कि 12 और 16 का हम गुणा करते हैं, ठीक 12 और 16 का गुणा करते हैं, 12 और 16 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 16 दूना 32, 32 की 2 हासिल यहाँ पे 3 हो जाएगा और 16 एक 16 और 3 19 यानी 192। 16 और 12 क्या है, दोनों संख्याएं हैं। 16 और 12 क्या है, दोनों संख्याएं हैं। और अगर हम 48 और 4 का गुणा करते हैं, ठीक 48 और 4 का गुणा करते हैं, 48 गुणे में 4 तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 4 चौक 16 और 3 19। यानी आपने क्या देखा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 192 है और HCF और LCM का गुणनफल कितना आ रहा है 192। इसका मतलब कि 2 नंबर का LCM और HCF का जो गुणनफल होगा वो उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, अब ऐसा क्यों आया ये समझिए, ठीक ऐसा क्यों आया ये समझिए। देखिए ये दोनों 2 कहाँ गया, 4 कहाँ गया बताइए, 4 चला गया HCF में, बाकी 16 और 3 48 क्या है, ये 16 3 48 है LCM और ये 4 है HCF। ठीक, तो सभी मिलके क्या बना देंगे 12 × 16। ठीक, तो आपने क्या देखा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं का LCM, दोनों संख्याओं का LCM इंटू में दोनों संख्याओं का HCF। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं का LCM इंटू दोनों संख्याओं का HCF। अगर दोनों संख्याएं स्मॉल a और स्मॉल b हैं तो AB बराबर हो जाएगा LCM ऑफ A, B इंटू में HCF ऑफ A, B। ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमको इतना मिल जाएगा। अब चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ आपका रुका कब है ये ना देखिए नेक्स्ट पार्ट सब